कल कल हम लोगों ने माइकोटॉक्सिन्स तक देखा था। माइकोटॉक्सिन्स पढ़ते हम लोग, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ तरीके के माइकोटॉक्सिन्स हैं जो कि अधिकतर जो भी फीड इस देश में बनता है और आता है फार्मर के पास, उसमें ये माइकोटॉक्सिन्स पाए गए थे। ये समरी है कि ऑल कमोडिटीज़ की, यानी कि जितने तरीके की कमोडिटीज़ इस देश में बिकती हैं उनमें देखिए कितना अफ्लाटॉक्सिन 86% पाया गया है, जेन 60%, डॉन 33%, T2 73%, 68%, 78%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अधिकतर फीड में माइकोटॉक्सिन्स रहता है और वो आंत के स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसलिए हमें माइकोटॉक्सिन्स को खत्म करना जरूरी है। कैसे माइकोटॉक्सिन आंत के स्वास्थ्य पर असर डालता है, इसको देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन B1 मक्का, सोया और अन्य अवयवों तथा तैयार फीड में बहुत आम है, यानी कि बहुत मिलता है जो है। और AFB1 यानी कि यही एफ्लाटॉक्सिन B1 की बात हो रही है। FBB1 क्या करता है कि ये यकृत यानी कि जो लीवर होता है, लीवर को बड़ा करता है। तो लीवर आप देखते नहीं, फैटी लीवर अक्सर बोलते हैं लोग, या लीवर एनलार्जमेंट बोलते हैं। नॉर्मल से बड़ा लीवर हो जाता है और उसका डिजनरेशन हो जाता है, यानी कि उसको डैमेज करता है। जो अफ्लाटॉक्सिन B1 है उसकी वजह से लीवर बढ़ जाता है और डैमेज हो जाता है, जिसमें नेक्रोप्सी और फैटी लीवर शामिल है। यही बात कर रहे हैं ना अभी तक, फैटी लीवर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त लवण उत्पादन में कमी के कारण कुअवशोषण होता है। यानी लीवर में जो जूस पैदा होता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं, बाइल साल्ट बोलते हैं, अगर वो कम पैदा होता है, कम पैदा होने की वजह से सही से अवशोषण नहीं होता है पोषक तत्वों का। और क्या करता है? आंतों के इपिथेलियल सेल की टाइट जंक्शन को नुकसान पहुंचाता है। कल हम लोग टाइट जंक्शन की बात कर रहे थे ना, जहां से अगर टाइट जंक्शन रहता है कोशिकाओं के बीच में तो वहां से कोई बैक्टीरिया नहीं घुसने पाता है। लेकिन ये माइकोटॉक्सिन उन जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच के टाइट जंक्शन को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व होते हैं, एक तो उनका लीकेज होता है, रिसाव होता है, और जो क्षतिग्रस्त म्यूकोसा होती है, यानी कि जहां से टूट फूट होती है, वहां से कई जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको घुसने में आसानी हो जाती है। ओक्राटॉक्सिन ए टाइट जंक्शन को प्रभावित करता है। ये ओक्राटॉक्सिन ए दूसरा टॉक्सिन है। ये क्या करता है कि वही टाइट जंक्शन को नुकसान पहुंचाता है। OTA आंतों के म्यूकोसा को भी नुकसान पहुंचाता है और पाचन कार्यों को भी प्रभावित करता है। ये भी टॉक्सिन है। फ्यूमोनिसिन B1 ये क्या करता है कि जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनके फैलने को प्रभावित करता है। विली की ऊंचाई, विलाई जो पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, उनकी ऊंचाई को और सतहों को, क्रिप्ट, विली में ही क्रिप्ट होते हैं जो कि पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, उनकी सतहों को कम करता है। यानी कि जब उनकी सतहें कम होंगी तो सही से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। इस प्रकार आंतों की उपकला या एपिथेलियल सेल और आंतों के माइक्रोबियल होम्योस्टेसिस के सामान्य वातावरण को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनी और कॉक्सिडियोसिस की घटना बढ़ जाती है। देखिए, कॉक्सिडियोसिस के पीछे कौन सा? फ्यूमोनिसिन B1 टॉक्सिन जिम्मेदार है। लीवर की प्रॉब्लम के लिए, जो लीवर खराब हो जाता है, चित्ती हो जाता है, सफेद हो जाता है, तमाम इसमें दिक्कतें आती हैं, उसके लिए आपका अफ्लाटॉक्सिन B1 जिम्मेदार है। आंतों की कम कार्यात्मक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का रिसाव और आंतशौथ होता है। ये इस पर बात हम लोग पहले कर चुके हैं। T2 जो माइकोटॉक्सिन होता है वो विषाक्त पदार्थ, आंतों की उपकला, कोशिका प्रसार, श्लेष्म उत्पादन और
इम्यूनोग्लोबिन उत्पादन को बाधित करते हैं। इस प्रकार आंतों के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। डॉन पोषक तत्वों के शोषण को प्रभावित करता है, बाधित करता है और आंतों की टाइट जंक्शन को नुकसान पहुंचाता है। तो यानी कि जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो जो सेल होती हैं उसके बीच में जो जंक्शन होता है उसको तोड़ देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में दिक्कत पैदा करते हैं, प्लस ऐसे ऐसे वातावरण बनाते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और उनका काम करना अपना आसान हो जाता है। इसीलिए इसी की वजह से जो आजकल देखते हैं पोल्ट्री फार्म में अधिकतर लूज ड्रॉपिंग्स होती हैं, पानी मिक्स और वो चॉकलेटी रंग की पानी मिक्स ड्रॉपिंग होती है और बीट में दाना जाना आम बात हो गई है। ये जो दिक्कत आप देखते हैं अधिकतर फार्म में जो लूज ड्रॉपिंग होती है अधिकतर और बीट में जो है दाना जाता है, उसके पीछे ये माइकोटॉक्सिन्स जिम्मेदार होते हैं और ये आंतों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और उसी की वजह से लूज ड्रॉपिंग और बीट में दाना जाने की प्रॉब्लम होती है। संक्रमण और आंत का स्वास्थ्य, जो इन्फेक्शन होते हैं तरह तरह के, जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइट वाला है, इन्फेक्शन है, तो क्या होता है देखिए, संक्रमण से आंत के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। किसी भी उम्र में पेट का स्वास्थ्य क्लिनिकल और सब क्लिनिकल दोनों तरह के संक्रमणों के कारण दबाव में रहता है। क्योंकि देखिए वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब तो वातावरण में रहते ही हैं इनकी, और लगातार ये अटैक करते रहते हैं आंतों पर, आपके हमला करते रहते हैं और आंतें इनसे लड़ती रहती हैं। कैसे लड़ती हैं और क्या चीज़ें उसमें मदद कर सकती हैं आंतों की, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस पर हमला करती हैं। जैसे संक्रमण बैक्टीरियल, वायरल या परजीवी का हो सकता है। मृत्यु दर अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन कम फीड उपयोग के कारण प्रदर्शन हमेशा खराब रहता है। जरूरी नहीं है कि मोर्टलिटी हो ही, भाई मोर्टलिटी होना तो साफ साफ दिखना होता है कि हाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मोर्टलिटी भले ही ना हो, लेकिन अगर 30 दिन में बच्चा 2 किलो नहीं हो रहा है, 40 दिन में 3 किलो नहीं हो रहा है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं है। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या है, दिक्कत की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत किससे हो रही है, यही है बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्रोटिक होते हैं, एंटाइटिस, कोलिस्ट्रीडियम परफिंगेंस, इकोलाई, साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस, कैम्पिलोबैक्टर ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये देखिए ये क्या कर रहा है, आंतों की ऐसी हालत हो गई, लाल लाल हो रखी ना आंतें, यहाँ पे देखिए डैमेज हो रखी है, यहाँ पे अंदर रेड कलर की हो रखी है आंतें, यहाँ पे येलो कलर देखिए, इसका फीड की हालत देखिए कैसी हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा। संक्रमण और आंतों के स्वास्थ्य में अगला देखते हैं वायरल इन्फेक्शन। जो वायरस की वजह से इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आईबी जिसको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहते हैं, आईबीएच, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, एनडी, न्यूकैसल डिजीज, एलपीआई, आईबीडी, आरईओ, कई सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं और उनकी वजह से देखिए क्या होता है आंतों के अंदर, इस तरीके की आंतें हो गई हैं, देखिए देख रहे हैं लाल लाल हो रखी हैं, बिल्कुल आंत बेकार हो गई है, देखिए फैलाएगी किसी तरीके से इसको। संक्रमण और आंतों का स्वास्थ्य, ये पैरासाइट वाला इन्फेक्शन होता है, यानी कि कॉक्सीडियोसिस बहुत होती है हर फार्म के, अगर कच्चा है तो खासतौर से उसके फर्श में होती ही है, और आपके उससे लीटर में भी आ जाती है। बच्चा अगर लीटर खा लेता है तो उससे फिर पेट में पहुंच जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है आप मुर्गों की, तो ये नुकसान इस तरीके के पहुंचाती है। देखिए क्या हालत हो रखी है आंतों की, ये हालत देख रहे हैं, ये हालत देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या हालत हो रखी है, डैमेज हो रखी है। और बीट देखिए कैसी हो रही है, दाना ही दाना बीट में जा रहा है, पच ही नहीं रहा है ना। और कई बार जो बीट होती है, बीट का कलर बिल्कुल लाल होता है, खून आता है इसके साथ में, वो इसी कॉक्सी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉक्सी बैक्टीरिया की वजह से जरूरी नहीं है कि खून आए ही, खून तो आना है एक तरीके से आखिरी स्टेज पे, जब मामला पहुंच जाता है तब खून आता है, बर्ड के मरने की स्टेज आ जाती है तब ये खून आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही दिक्कत शुरू हो जाती है, बर्ड ड्रॉपिंग खराब होने लगती है। संक्रमण और आंत का स्वास्थ्य, देखिए किस तरीके से कॉक्सीडियोसिस और नेक्रोटिक एंटाइटिस पोल्ट्री आंतों की सबसे आम और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। देखिए क्या होता है, नंबर 1 पे हेल्दी म्यूकोजल लेयर, ये जो देख रहे हैं ये लेयर, ये हेल्दी है, ये स्वस्थ है लेयर, ठीक है।
लेकिन जो 2 नंबर पे आप देख रहे हैं, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये कॉक्सीडिया, जो कॉक्सीडिया पैरासाइट है, परजीवी है, ये क्या करता है, यहाँ पे आकर के डैमेज करना शुरू कर देता है। कॉक्सीडियोसिस डैमेजिंग म्यूकोजल इंटीग्रिटी, म्यूकोसा को डैमेज करना शुरू कर देता है। तीसरा क्या होता है, लीकिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। जब प्लाज्मा प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को फैलने का, बढ़ने का मौका मिलता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आते हैं और फिर जो है ये म्यूकोसा का डिस्ट्रक्शन होता है और जो हाथों की वाल होती है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। कॉक्सीडियोसिस का उन्मूलन असंभव है, जैसे हमने बताया ना, कॉक्सीडियोसिस होता ही होता है। कच्ची जमीन है, कच्चा फर्श है, तो उसमें होगा ही होगा। और कॉक्सीडियोसिस नेक्रोटिक एंट्राइटिस को आमंत्रित करता है, यानी कि नेक्रोटिक एंट्राइटिस होता है कॉक्सीडियोसिस की वजह से। क्लोस्ट्रीडियम पिछली आंत का प्राकृतिक आवास है, जो खराब प्रोटीन पाचन अवशोषण और कॉक्सीडियोसिस या माइकोटॉक्सिन या ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण, म्यूकोजल क्षति के कारण पिछली आंत में अतिरिक्त नाइट्रोजन पहुंचने पर गुना और आगे बढ़ता है, जिससे मृत कोशिका प्रोटीन निकल जाता है। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है जहां पर पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है और फिर जब दिक्कत पैदा होती है आंतों में, एसिड और बेस बैलेंस बिगड़ता है, तब वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आपका ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसको खुराक मिलती है प्रोटीन वगैरह जो दाना खाता है बर्ड, वो सही से पचता नहीं है, तब ये दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम आंतों के म्यूकोसा के नेक्रोसिस का कारण बनता है, जिससे पोषक तत्वों का उपयोग गंभीर रूप से प्रभावित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप खराब प्रदर्शन होता है। क्लोस्ट्रीडियम म्यूकोसा को डैमेज कर देता है और ये दिक्कत पैदा होती है। इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, समझिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। संक्रमण और आंतों का स्वास्थ्य। अब देखिए आंतों का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है इन्फेक्शन से। लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस, एवियन पैथोजेनिक इकोलाई एपीईसी के द्वारा स्रावित एक एंडोटॉक्सिन है, यानी कि जो इकोलाई का बैक्टीरिया होता है वो एंडोटॉक्सिन पैदा करता है। और अधिकतर ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या होती है कि अधिकतर जो इसी फार्म में बीमारियां आती हैं वो इसी की वजह से आती है। इसी फार्म में बर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब बर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिगड़ता है और उसकी वजह से इकोलाई को बढ़ने का मौका मिलता है। इकोलाई तो होता ही है पहले से ही, बस उसे मौका चाहिए, माहौल चाहिए। और ये एलपीएस करता क्या है, इसको जब आप डिटेल में जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एलपीएस कैसे काम करता है आपका। एलपीएस क्या करता है कि जो आंतों की पारगम्यता होती है, पारगम्यता मतलब कोई दीवार या कोई क्या नाम जो है रोग जिसके आर पार कोई चीज जा सके। जैसे मान लीजिए कोई पर्दा आपने टांग दिया, तो ये हो सकता है कि पर्दे के आर पार केवल हवा जा सकती हो, या पर्दे के आर पार केवल पानी जा सकता हो, या पर्दा ऐसा हो उसमें बड़े बड़े छेद हो तो उसमें से कीड़े मकोड़े भी जा सकते हो। तो एलपीएस यही करता है कि आंतों की पारगम्यता को प्रभावित करता है, स्ट्रक्चर में चेंज करता है, काम बदल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पोषक तत्वों का अवशोषण और उपयोग बाधित होता है, जिससे स्वास्थ्य और विकास दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बड़ी मात्रा में एलपीएस के संपर्क में आने से मुर्गियों में भोजन का सेवन कम हो जाता है और जन्मजात प्रतिरक्षण प्रणाली सक्रिय हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स के संश्लेषण को बढ़ावा देता है और ब्रायलर मुर्गियों में ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न हो जाता है। कल हम लोग बात कर रहे थे ना ऑक्सीडेटिव तनाव के बारे में, तो ये ऑक्सीडेटिव तनाव इसी की वजह से बढ़ता है। ये भी एक वजह है ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाने की। ऑक्सीडेटिव तनाव क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसमें शरीर में टूट फूट होती है, कई अंगों में इसकी लेयर में टूट फूट होती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को, परजीवियों को घुसने का मौका मिल जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से आंतों पर ये असर पड़ता है। आंत्र माइक्रोबायोटा और पेट का स्वास्थ्य। जो आंतें होती हैं उसका एक माइक्रोबायोटा होता है, क्या होता है ये देखते हैं, और उसका पेट के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। पहले हम लोग इसको समझते, देखिए मुर्गी है, तो मुर्गी के शरीर में पहले से ही बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। बुरे बैक्टीरिया मौका ढूंढते हैं कि कब वो फैलें। जैसे देखिए यहाँ पर क्रॉप के अंदर लैक्टोबैसिलस ग्रुप का बाइफिडो बैक्टीरियम बैक्टीरिया है, और गिजार्ड में भी लैक्टोबैसिलस बाइफिडो बैक्टीरियम बैक्टीरिया है। इसके बाद जब हम लोग आते हैं यहाँ पर
छोटी आंत में आते हैं, तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस के साथ में एंट्रोकोकस भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है। ये बैक्टीरिया है। देखिए जैसे पीएच बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पर, क्लोस्ट्रीडियम की संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस है, एंट्रोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम है, यूरिसिबैक्टर है। इसके ऊपर आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम है, एंट्रोकोकस है, बैसिलस है, रेमनिकोकस है। तो मुर्गी के अलग अलग अंगों में कैसा माहौल है उसके हिसाब से बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं, और इनके बीच में, अच्छे बैक्टीरिया के बीच में और खराब बैक्टीरिया के बीच में एक बैलेंस रहता है। आंतों में सूक्ष्म जीवियों का एक बड़ा समुदाय रहता है, यानी कि ये सब बड़े समुदाय पहले से ही रहते हैं। इसमें 700 से 800 प्रजातियां होती हैं और खरबों आंत का माइक्रो, जो कि खरबों की संख्या में मिलकर के आंत का माइक्रोबायोटा बनाते हैं। ये कुछ अनुकूल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रतिकूल बैक्टीरिया होते हैं। फायदा पहुंचाने वाले अनुकूल बैक्टीरिया होते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिकूल बैक्टीरिया होते हैं। नॉर्मली लैक्टोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया आपके अनुकूल बैक्टीरिया कहे जाते हैं, और ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आपका प्रतिकूल बैक्टीरिया कहा जाता है। इकोलाई आपका ऐसे रहेगा, जो है साथ में रहता है, लेकिन मौसम बिगड़ने पर, दिक्कत होने पर शरीर में, वो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बन जाता है, यानी प्रतिकूल बैक्टीरिया बन जाता है। स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा कार्बनिक अम्लों को मुक्त करता है और आंत को हानिकारक सूक्ष्म जीवियों के लिए प्रतिकूल बनाता है। तो आपका जो स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा होता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की संख्या अच्छी खासी होती है, वो कार्बनिक एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड बनाता है। आप लोग देखते होंगे ना कि जो आप वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, एसिडिफायर इस्तेमाल करते हैं, तो एसिडिफायर में आप पीछे देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ऑर्गेनिक एसिड। तो वही ऑर्गेनिक एसिड मुर्गी के शरीर में भी बनता है। मुर्गी के शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, और उससे, उसके जरिए जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको काम नहीं करने देते हैं, उनके लिए दिक्कत पैदा करते हैं, और इस तरीके से मुर्गी के शरीर को बचाते हैं। अस्तर कोशिकाओं के रिसेप्टर्स पर कब्जा करता है और हानिकारक बैक्टीरिया के आसंजन और उपनिवेशन को कम करता है। ये जो फायदा मित्र बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो इनर लाइन होती है उस पर जाकर के कब्जा कर लेते हैं रिसेप्टर पर, और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनके चिपकने को और उनकी कॉलोनी बनाने को रोकते हैं, है ना। तो यही काम तो हमारा अल्ट्राबैक्टर करता है ना। अल्ट्राबैक्टर भी जब आप उसका घोल बनाते हैं तो वो उसके अंदर के बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड जब पानी में डाल करके, पानी में डालते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करता है, फंगस होते हैं उनको खत्म करता है। दूसरा, जब मुर्गी पीती है उस पानी को, तो पीती है तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड जब उसके आंत में जाता है तो ये जो बैक्टीरिया मेहनत कर रहे होते हैं तो इनके काम को और आसान करता है। प्लस अच्छा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, तो वो जा करके जो आंतें होती हैं उसमें जा करके अपनी कॉलोनी पहले बना लेता है और इस बैक्टीरिया को आने से रोकता है। जब चूजा अंडे से बाहर निकलता है तो उसके पेट में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। जब मुर्गी उसको सेती है, यानी कि जब मुर्गी उसको क्या नाम जो है बच्चे को सेती है, बच्चा निकलने के बाद भी कुछ दिन उसको गर्मी देती है खुद, जब खुद सेती है तो वो जो मुर्गी का जो बैक्टीरिया होता है, हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, वो चूजे के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन ब्रॉयलर फार्मिंग में क्या होता है कि अंडे से चूजा निकलने के बाद वो तो फार्म में आ गया सीधे। अब फार्म में ले आए तो वहां तो मुर्गी है नहीं, ना ही मुर्गी का कोई हेल्पफुल बैक्टीरिया इसके अंदर जा रहा है। तो फार्म में आते ही आपको क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि मुर्गी के अंदर सबसे पहले अच्छा बैक्टीरिया जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको 12 घंटे पहले फीड फैला करके, स्प्रे मार करके फीड को वहां पर रेडी रखना है। प्लस जो पानी आप देंगे मुर्गी को, उसके अंदर आपको अल्ट्राबैक्टर सोल्यूशन का घोल मिलाना है, जिससे कि वो जा करके पहले ही अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर जाके जगह बना ले, कब्जा कर ले, जिससे कि जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो कब्जा ना करने पाए। जैसे अक्सर देखते हैं ना कि खाली जमीन पड़ी रहती है तो वहां पर यहाँ वहां से लोग आ करके पता नहीं होता कहाँ से आए, कैसे आए हैं, क्या उनकी प्रोफाइल है, कोई नहीं जानता, आ करके वो कब्जा करके वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर गवर्नमेंट ने कॉलोनी बना रखी होती है, व्यवस्था कर रखी होती है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रखा होता है, तो वहां पर लोगों को बसाते हैं, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अच्छे बैक्टीरिया को आप पहले पहुंचा देंगे आंत में, तो बुरे बैक्टीरिया को जगह बनाने की, कब्जा करने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले ही दिन अल्ट्राबैक्टर का सोल्यूशन इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। आंत्र माइक्रोबायोटा और पेट स्वास्थ्य।
स्वस्थ माइक्रोबायोम से समझौता किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रजातियां और आबादी बदल रही हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो अच्छा माइक्रोबायोटा होता है, अच्छा माहौल होता है, वो कंप्रोमाइज होता है और उसमें धीरे धीरे जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, हाईली डाइवर्स माइक्रोबायोम, यानी कि यहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है जिसकी वजह से बुरे बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। लेकिन पैथोजन चैलेंज एंड और एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं, क्यों कहा जाता है एंटीबायोटिक आप कम से कम यूज करिए? उसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी मारती है। जब अच्छे बैक्टीरिया को मारती है तो क्या होता है, समझ गए ना क्या होता है? बच्चा क्यों सूखता है एंटीबायोटिक यूज करने पे? इसकी यही वजह है, एंटीबायोटिक जा करके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे दाने का पाचन सही से नहीं होता है या दूसरे बैक्टीरिया से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो म्यूकस लेयर है ऊपर की नीले रंग की, इसके अंदर घुस गए हैं ये आउटर म्यूकस लिखा हुआ है ना, आउटर म्यूकस लेयर है ये गाढ़े नीले रंग की, और ये हल्के नीले रंग की देख रहे हैं, ये इनर म्यूकस है। तो जब अच्छा माहौल रहता है तो ये सब अंदर नहीं घुस पाते हैं, बुरे बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस पाते हैं, लेकिन जब माहौल बिगड़ता है तो ये बुरे बैक्टीरिया अंदर घुस आते हैं। देखिए रेड वाले अंदर घुसा आएगा आकर के यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, बिल्डअप ऑफ पैथोजेनिक और रेजिस्टेंस स्ट्रेन, यानी कि जो एंटीबायोटिक तो आपने यूज कर ली, इसकी आदत हो गई बैक्टीरिया को, उसके बाद वो क्या करता है कि ऐसे स्ट्रेन बनाता है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि एक ही बीमारी होती है, लेकिन आप एंटीबायोटिक लगाए होते हैं पहले, वो फायदा कर जाती है, लेकिन आप वही एंटीबायोटिक फिर दोबारा लगाते हैं, फायदा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन बैक्टीरिया ने उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लिया होता है, यानी कि उन बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक की आदत पड़ गई होती है, इसलिए आपको एंटीबायोटिक बदलनी पड़ती है। एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाती है? एंटीबायोटिक अधिकतर बैक्टीरिया को देख करके बनाई जाती है। अब मान लीजिए कि स्ट्रेन बदल गया, प्रजाति बदल गई, वैरायटी बदल गई, तो फिर उस पर एंटीबायोटिक वो काम नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये सब अंदर घुस गए और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। जो रेजिस्टेंस हैं या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है अंदर घुस करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइक्रोबियल रिहेबिलिटेशन इनहेंसेस माइक्रोबियोम डाइवर्सिटी, लेकिन जब हम बाहर से कुछ अच्छे बैक्टीरिया देते हैं, प्रोबायोटिक देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं मुर्गी को जिसकी वजह से वो अपना गट हेल्थ ठीक करती है या गट हेल्थ का सिस्टम ठीक होता है, तो एक बार फिर से ये प्रोसेस रिवर्स होने लगती है। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, अब फिर से ये प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर जो स्थिति थी इससे पहले वाली यहाँ पर आ गई है, और इससे पहले वाली जो स्थिति यहाँ पर थी देखिए ये यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से जो प्रोबायोटिक बाहर से दिए आते हैं, जैसे अल्ट्राबैक्टर जब आप यूज करते हैं, इन्फेक्शन होने पर भी अल्ट्राबैक्टर काम करता है, तो अल्ट्राबैक्टर अगर जब आप देना शुरू करते हैं तो इस तरीके से वो अंदर जा करके बैक्टीरिया को, जो इसका माइक्रोबायोम है, इसको ये फिर से बैलेंस में लाता है, फिर से संतुलित करता है और मुर्गी को स्वस्थ होने में मदद करता है। हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए जीवाणुरोधी बैक्टीरियोसिन जारी करता है। आंत से जुड़ी प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्तेजना और विकास में फायदा करता है। अपचनीय पौधों के रेशों के किण्वन द्वारा पोषक तत्वों का उत्पादन करता है। अब आंत के स्वास्थ्य से समझौता का क्या प्रभाव होता है, यानी जो कंप्रोमाइज हुआ है उसका क्या असर होगा? स्लो डाइजेशन बाय द बर्ड लीड्स टू मोर सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर क्या था, अच्छे से डाइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगा जिसके कारण से अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। फ्यूअर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये कि कम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो रहा है। क्रॉनिक रिस्पॉन्स इज टू प्रोड्यूस मोर एंजाइम्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस एंड ग्रो अ लार्जर इंटेस्टाइन, कॉस्टली इन न्यूट्रिएंट एनर्जी टर्म्स। इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही कॉस्टली होता है। एक्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्यूट रिस्पॉन्स होता है डिसबैक्टीरियोसिस हो जाता है या एंट्राइटिस हो जाता है। तो माइक्रोबायोटा परिणामों में मिश्रण से क्या होता है कि खराब अवशोषण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप, जब माइक्रोबायोटा बिगड़ता है तो न्यूट्रिएंट्स का सही से अब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसी चीज को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का खराब अवशोषण होता है। पिछली आंत में, यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है जहाँ पे सीका होता है, वहां पर अधिक वसा, प्रोटीन और शर्करा उपलब्ध होते हैं। सीका में देखिए, सीका लिखा है ना यहाँ पर, वसा, प्रोटीन और शर्करा उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पर उपलब्ध हो गया तो क्या होगा, कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया वहां रहता है, तो कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको खाना पानी मिलेगा तो बढ़ेगा और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। आंत के स्वास्थ्य से समझौता का प्रभाव एक और देखिए, कंप्रोमाइजेशन से क्या होता है।
लीकी गट सिंड्रोम के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और यही हमारा डिसबैक्टीरियोसिस कहा जाता है। जैसे अवांछित माइक्रोबियल अतिवृद्धि क्या करता है, यानी कि जो जो हम माइक्रोबियल अतिवृद्धि नहीं चाहते हैं, उसके जरिए क्या होता है कि विषाक्त गैस जैसे CO2, NH3, H2S का अत्यधिक उत्पादन होता है। यानी कि ये खराब गैसें जो नुकसान पहुंचाती है, उनका उत्पादन होता है। विषाक्त रासायनिक एमाइन का उत्पादन आंत को आसान करता है और शरीर की वृद्धि को कम करता है। जब ये टॉक्सिन्स पैदा होते हैं तो उसकी वजह से जो आंत होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और शरीर की वृद्धि यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, जो वेट आना होता है, वो कम आता है। पित्त अम्ल की निष्क्रियता, यानी कि जो बाइल साल्ट होता है आपका, लीवर में बाइल साल्ट बनता है ना, हमने बताया ना पहले कि बाइल साल्ट बनता है, लीवर में दिक्कत पैदा करता है माइकोटॉक्सिन जा करके। तो पित्त अम्ल की निष्क्रियता वसा अवशोषण को प्रभावित करती है। अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो मुर्गी की बॉडी में फैट सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा, और फैट सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जिससे लीकी आंत होती है, यानी कि जो इम्यूनो सप्रेशन होता है, यानी इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका लीकी आंत पैदा होती है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इस पर बार बार बात नहीं करेंगे। लीकी गट सिंड्रोम वही है। यहाँ पे टाइट जंक्शन देखिए, सिलाई अच्छी है, यहाँ पे सिलाई टूट गई है, तो यहाँ से बैक्टीरिया घुसते चले जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो कुछ टूट फूट को देखती है तो क्या नाम उसको रिपेयर करती रहे लगातार। आंत स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियां, यानी कि आंतों के स्वास्थ्य के लिए आंतों के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का क्या विकल्प है, एंटीबायोटिक कम से कम क्यों यूज करना चाहिए। अभी आपने देखा कि एंटीबायोटिक यूज करने पे क्या होता है कि एक बार बैक्टीरिया उसके साथ में हैंडल कर लेता है, दोबारा बीमारी होती है तो जो स्ट्रेन बदल के नया स्ट्रेन आता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि एंटीबायोटिक हम कम से कम इस्तेमाल करें। तो वैकल्पिक रणनीतियां क्या हैं इसमें देखिए, चिकित्सीय बनाम रोग निरोधी। चिकित्सीय मतलब जिससे उपचार किया जाता है, दूसरा जो रोग को रोकता है। एक तो यानी कि रोग की चिकित्सा की जाती है आने पर, और दूसरा जो रोग को आने से रोका जाता है। ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें देखिए प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, ऑर्गेनिक एसिड है, फाइटोजेनिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, अदर बैक्टीरियोफेजी है, हाइपर इम्यून है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं। तो ये इतने तरीके होते हैं कि जो एंटीबायोटिक की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो हमारे पास गट हेल्थ के लिए एक सुपरस्टार आइटम है वो क्या है, अल्ट्राबैक्टर है। तो अल्ट्राबैक्टर का सोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, एक प्रोबायोटिक है, इसके अंदर प्रोबायोटिक होता है वो। नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड पैदा करता है, इसके बाद एंजाइम्स पैदा करता है। ठीक है, 1 2 3 ये अकेले तीनों काम कर लेता है। और वैसे मार्केट में जब आप जाएंगे, मार्केट से प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको ये अधिकतर चीजें क्या होता है कि अलग अलग मिलती हैं। प्रोबायोटिक अलग मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक एसिड आपको अलग मिलेगा, एंजाइम्स आपको अलग खरीदने पड़ते हैं। जो एंजाइम्स आते हैं ना, जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, तो ये एंजाइम्स अलग से आते हैं, खरीदने पड़ते हैं। फाइटोजेनिक्स इसेंशियल ऑयल्स, आजकल इसेंशियल ऑयल भी आते हैं, है ना, तो वो भी इस्तेमाल करने पे काम करते हैं आपके। फार्म से फार्म तक, यानी कि ये जो रणनीतियां हैं, ये हम फार्म से फार्म तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंत के स्वास्थ्य पर प्रोबायोटिक की भूमिका। अब देखिए प्रोबायोटिक कैसे काम करता है। हमने बताया लैक्टोबैसिलस जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नए नए चूजों के जीआईटी में बसने वाले पहले सूक्ष्म जीव हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही सबसे पहले बसना चाहिए उसके चूजों के आंतों में, अदरवाइज कोई दूसरा बैक्टीरिया अगर बस जाता है इसके अंदर तो बीमारी पैदा करता है। लैक्टोबैसिलस ऊपरी जीआईटी पर हावी होते हैं, क्रॉप, गिजार्ड और डुओडेनम, लेकिन मध्य और निचले आंत में भी होते हैं। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो ऊपर जहां पर क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है, डुओडेनम होता है, वहां पर तो अच्छी संख्या में होते हैं, लेकिन जो निचले हिस्से होते हैं, बीच के हिस्से होते हैं, वहां पे भी ये मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर पीएच ज्यादा होता है। बिफिडोबैक्टीरियम भी ऊपरी जीआईटी में मौजूद होते हैं। एंट्रोकोकस और कोलिस्ट्रीडियम मध्य और निचली जीआईटी में मौजूद होते हैं, और रोमिनोकोकस और बैसिलस निचले आंत में मौजूद होते हैं। जो हमने अभी मुर्गी की फोटो में देखा था, बताया था कौन सी बैक्टीरिया कहां पर है, ये वही बात की जा रही है यहाँ पर। मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक कैसे काम करता है, तो देखिए कैसे काम करता है प्रोबायोटिक।
ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोबायोटिक, ये देख रहे हैं, ये प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है कि पहले ही अंदर पहुंच जाता है, और ये जो देख रहे हैं ये सेल्स हैं, ये सेल्स हम लोग कई बार देख चुके हैं ना। तो जब जाएगा तो पहले ही क्या नाम जा करके ये चिपक जाएगा हाथों से, तो इससे जो ये पैथोजन बैक्टीरिया देख रहे हैं ना, ये गाढ़े रंग के जो नीले रंग के पैथोजन बैक्टीरिया हैं, ये इसकी म्यूकस से चिपकने कम पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जाकर बैठ गया, जाकर के यहाँ पर जाकर के पहले ही अच्छा बैक्टीरिया बैठ गया, यहाँ पे जाके अच्छा बैक्टीरिया बैठ गया, तो जगह यहाँ पे हाथों पे बैठने के लिए बुरे बैक्टीरिया के लिए जगह कम हो जाएगी। तो बुरे बैक्टीरिया की जगह कम हो जाएगी तो ये कम चिपकेगा। दूसरा क्या करता है, ये देखिए जाकर के एनहेंसमेंट ऑफ द एपिथेलियल बैरियर। तो ये जब चिपक जाता है यहाँ पर तो क्या करता है कि इससे एपिथेलियल बैरियर अच्छा हो जाता है। नंबर 3, इनहिबिशन ऑफ पैथोजन एडेशन। और इनहिबिशन ऑफ पैथोजन एडेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो पैथोजन होते हैं इसको यहाँ पर चिपकने से रोकता है। ये देख रहे हैं, अच्छा बैक्टीरिया जाकर के इसके साथ चिपक गया, इसको खाना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं तो दूसरे बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। चौथा, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि प्रतिस्पर्धा कर करके उनको बाहर कर देता है। जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा रहेगी और बुरे बैक्टीरिया की संख्या कम रहेगी तो लड़ने भिड़ने में और उनको भगाने में ज्यादा फायदा होगा। नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेज। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे जूस पैदा करते हैं या कुछ ऐसे टॉक्सिन पैदा करते हैं कि जो कि पैथोजन बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया पैदा करते हैं टॉक्सिन, उससे पैथोजन बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। नंबर 6, मॉड्यूलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। और ये देखिए मॉड्यूलेशन, जो इम्यून सिस्टम होता है इसको प्रेरित कर करके ये इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करता है और इसके जरिए इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो इस तरीके से प्रोबायोटिक्स आपके काम करते हैं और बहुत अच्छे काम के होते हैं। आंतों के स्वास्थ्य पर प्रीबायोटिक की भूमिका। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, देखिए प्रीबायोटिक्स, ये प्रीबायोटिक्स हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रीबायोटिक बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा का पूरा देखिए मैकेनिज्म है, इसको आप क्या नाम डिटेल में जूम करके देख लीजिएगा और यहाँ पर इसको डिटेल में दिए हुए पढ़ लीजिएगा। प्रीबायोटिक के बारे में हम लोग अभी ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ पहले हमने बताया नहीं है, तो एकदम से इसको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इतना समझिए कि प्रीबायोटिक क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं अंदर, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उनकी बहुत मदद करते हैं। यानी प्रोबायोटिक की मदद प्रीबायोटिक करता है। अब आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं? कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल जीआईटी के पीएच को कम करता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो आप एसिडिफायर लाते हैं उसमें देखते हैं पीछे ऑर्गेनिक एसिड लिखे रहते हैं, तो वो क्या करता है कि पेट के पीएच को कम करता है, जो हमेशा फीड और खराब गुणवत्ता वाले पानी के सेवन से खतरे में रहता है। तो फीड और खराब गुणवत्ता वाला पानी अगर पी लेता है बर्ड तो उससे पीएच बढ़ जाता है, और जब पीएच बढ़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनके बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आप जब कार्बनिक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड बर्ड को देते हैं तो वो पीएच को कम करता है और इस दिक्कत को दूर करता है। रोगजनक बैक्टीरिया के आसंजन और उपनिवेशन के लिए पेट को प्रतिकूल बनाता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो पीएच को कम रखता है, यानी कि जो आपके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने के लिए अच्छा माहौल बनाता है। तो इसकी वजह से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों में चिपकते नहीं हैं, अपनी कॉलोनी नहीं बना पाते हैं। चिपकने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए माहौल अच्छा नहीं होता है, माहौल को बुरा बना देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड और क्या करता है, विली की लंबाई और क्रिप्ट की गहराई को बढ़ाता है और इस प्रकार पाचन और अवशोषण क्षमता में सुधार करता है। अमीनो एसिड और पौधों के रेशों के पाचन में सुधार करता है। अब फाइटोजेनिक अर्क या फाइटोबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे सैपोनिन है। सैपोनिन क्या होते हैं, सैपोनिन वो जिनसे झाग आते हैं, जैसे रीठा वगैरह लोग यूज करते हैं, इससे झाग आता है ना भैया, तो रीठा भी आपका एक बहुत अच्छा चीज होता है। इसके बारे में किसी और दिन हम लोग बात करेंगे, रीठे को कैसे हम लोग यूज करें, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो सैपोनिन क्या होता है, जाके सफाई कर देता है अंदर जा करके। तो फ्लेवोनाइड्स और आवश्यक तेल शामिल कर, आवश्यक तेल मतलब इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने अमृत धारा का नाम सुना होगा, तो अमृत धारा के अंदर
जैसे कभी आपको पेट दर्द वगैरह हो रहा हो तो आप अमृत धारा अगर थोड़ा सा पी लें पानी में डाल करके तो उससे पेट दर्द सही हो जाता है। तो अमृत धारा में क्या क्या होता है आपका, अजवाइन का तेल होता है और लौंग का तेल, अजवाइन का तेल होता है और मेंथा ऑयल का होता है, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, मेंथा का एसेंशियल ऑयल होता है और अजवाइन का तेल होता है, और इसके साथ में क्या होता है कि कपूर होता है। कपूर भी कपूर के पेड़ का एसेंशियल ऑयल ही समझ लीजिए उसको एक तरीके से। तो ये तीनों चीज होती हैं अमृत धारा के अंदर, वो वही चीज है। आपका पेट दर्द करता है तो आप उसको पी लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही मुर्गियों के ऊपर भी इसेंशियल ऑयल काम अच्छा करते हैं, तरह तरह के इसेंशियल ऑयल आते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये क्या करता है इसेंशियल ऑयल, कोशिका की दीवार पर काम करता है और हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है, पाचन स्राव को उत्तेजित करता है और भोजन के सेवन में सुधार करता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण अमोनिया को कम करता है, यानी कि अमोनिया को भी कम करता है। लेकिन आपको इसके लिए जरूरी है कि सही एसेंशियल ऑयल आप इस्तेमाल करें। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी वायरस अब आने लगे हैं जो कि बुरे बैक्टीरिया को, इकोलाई का बैक्टीरिया है या सल्मोनेला वगैरह है, इसको ये इन्फेक्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। जैसे इकोलाई है, सल्मोनेला है, कंपाइलोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है आदि के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं लेकिन बैक्टीरियोफेज के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत ही स्पेशल होते हैं और खास बैक्टीरिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका एंटीबायोटिक्स खास बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है कई बार, वैसे ही ये बैक्टीरियोफेज भी जो वायरस होते हैं ये भी खास बैक्टीरिया के लिए होते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बीमारी फैलाने वाले स्ट्रेन होते हैं, जैसे इकोलाई है आपका तो उससे कई स्ट्रेन हो गए मान लीजिए, तो उसके विभिन्न जो स्ट्रेन होते हैं, वैराइटीज होते हैं, उनको खत्म करने के लिए कई बार कई तरीके के बैक्टीरियोफेज की जरूरत पड़ती है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसके संभावित समाधान ये हो सकता है कई बैक्टीरियोफेज युक्त चाइनीज फेज कॉकटेल का अनुप्रयोग, यानी कि ऐसे हम कॉकटेल का इस्तेमाल करें, ऐसे मिक्सचर का इस्तेमाल करें जिसमें कई तरीके के बैक्टीरियोफेज हों, जिससे कि वो कई सारे बैक्टीरिया को खत्म कर सकें। अब आंतों में क्या दिक्कत है, इसका जल्दी से कैसे पता चलता है, तो इसका सबसे पहले पता चलता है बीट से। तो जो बीट बर्ड करता है उसको आपको रेगुलर ध्यान देते रहना है। जो बीट बर्ड करता है, जैसे ये देख रहे हैं बीट, तो ये एक नॉर्मल बीट है, ब्राउन कलर का लगभग बीट है, डार्क ब्राउन कलर का बीट है ये, जिस पर ये व्हाइट व्हाइट जो आप कैप से देख रहे हैं, तो ये दरअसल जो बर्ड पेशाब करता है वो जब आकर के मिलता है आखिरी में वेंट के पास में, तब वहां पर ये व्हाइट कलर आता है। अदरवाइज ये जो कलर होता है उसके बीट का, ये यही कलर होता है। इसमें देखिए कोई दाना वगैरह नहीं है, बिल्कुल सॉलिड ठोस कलर है, बहुत बढ़िया बीट है इसकी। ये इस तरह की बीट भी करता है तो भी ये नॉर्मल बीट मानी जाती है। लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है कि जो बाहर घूमने वाले बर्ड होते हैं वो कई तरीके की चीजें खाते पीते हैं, लेकिन ये बीट भी एक तरीके से नॉर्मल बीट मानी जाती है। ये देखिए ये बीट खराब बीट है आपकी, इसमें दाना दाना सा दिख रहा है आपको। ये देखिए खराब बीट है, बहुत ज्यादा दाना दिख रहा है इसमें। ये भी खराब बीट है, ये भी खराब बीट है आपकी, इसमें पानी ज्यादा है। देखिए ये देखिए ये ऐसा बीट चॉकलेटी कलर का बीट है, बिल्कुल पानी सा बीट है, लेटर को गीला कर रहा है। तो ये खराब बीट है, ये खराब बीट है, ये भी खराब है, ये खराब, ये खराब है। ये सही बीट है और ये सही बीट है, ये दोनों बीट सही होते हैं। तो बीट क्या नाम इसके अलावा अगर आपको बीट दिखता है फार्म के अंदर तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत होती है। थोड़ा सा बीट होता है, जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है कि ये जो बीट होता है ये और भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन या डार्क चॉकलेटी कलर में होता है, जो सीका वाला बीट होता है आपका। एक फीकल बीट होता है, एक सीकल बीट होता है। सीकल बीट में भी क्या नाम कई बार बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है, तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, तो इतनी जल्दी घबराने की आपको जरूरत नहीं होती है उसके अंदर। ये सब अच्छे बीट है, देखिए ये अच्छे बीट है, ये खराब बीट है सारे। अब जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो जैसे कोई बर्ड अगर मरता है तो उसको खोलते हैं तो उसके आंतों को खास तौर से देखिए, उसकी आंतों को खास तौर से देखिए और गट हेल्थ की ओर ध्यान जरूर दीजिए। हर चीज लोग देखते हैं लेकिन आंतों पर हमने देखा है कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और आंतों को काट करके उसकी फोटो बहुत कम लोग भेजते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखिए आंतें कैसी होती हैं, ये देखिए बिल्कुल इसमें कोई लाली नहीं है, कोई लाल आंत नहीं है, बिल्कुल सफेद है, ये अच्छी आंत है, ये बिल्कुल स्वस्थ आंत है। ये देखिए इसको खोलने पर, इसी आंत को खोलने पर देखिए कैसे निकला है, ये महीन महीन बिल्कुल दाना है, दाना जो बिल्कुल महीन है, कसने की हालत में है,
तो ये आंत अच्छी है, यानी कि अच्छी कंडीशन में है। ये आंत देखिए, इसमें खोला गया है, इसमें दाने बड़े बड़े आकार के हैं, ये सही नहीं है, यानी कि दिक्कत पैदा हो रही है आंतों के स्वास्थ्य पर। ये आंत देखिए, इसमें दाने बड़े बड़े हो रखे हैं, इसमें भी आंतों के स्वास्थ्य पर दिक्कत हो रही है। और ये देखिए आंत क्या हो रखा है, तो ऐसे ही देखने में लग रही है, रेड कलर की हो रखी है, और यहाँ से ब्लीडिंग से शुरू हो गई, समझ लीजिए डैमेज हो रहे हैं वहाँ के सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, और नेक्रोटिक हो रखा है इसको, एक तरीके से नेक्रोटिक इम्पेटिस टाइप में हो रखा है, इसको आंत्रशोथ हो रखा है। तो ये स्कोरिंग है, ये बीट है, इस तरीके से आप पहचानते हैं। तो आंतों के स्वास्थ्य के ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी बात की है, और इसलिए आप आंतों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अब हम लोग कुछ जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं, वो हम क्या उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो जब आंतों में बुरे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली आपका क्षारीय माहौल ढूंढते हैं, यानी कि जिसमें माहौल में पीएच ज़्यादा होता है, और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अम्लीय माहौल के होते हैं। तो अम्लीय माहौल बनाने के लिए क्या है, आप क्या कर सकते हैं हम, और यहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, और जो बुरे बैक्टीरिया हैं इनको मारने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अल्ट्राबैक्टर सोल्यूशन जरूर इस्तेमाल करें। अगर फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी में तो इस्तेमाल करें ही करें आप। इसके अलावा जो एक दूसरा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट खोल लेते हैं, तब सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर उस दिन हमने कुछ प्रोडक्ट डाले हुए थे, इसके अंदर एक जो प्रोडक्ट था कोली क्लीन करके, ये देखिए ये कोली क्लीन, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कोली क्लीन प्रोडक्ट क्या करता है कि ये जो क्षारीय माहौल होने की वजह से ये जो क्षारीय माहौल वाले बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं, तो कोली क्लीन क्या करता है कि इन बैक्टीरिया को लात मार मार करके बाहर करता है। यहाँ पे देखिए क्या किया है इन लोगों ने, अंदर आ गए हैं, अंदर जब आते हैं ये यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके से छुप गए। पहले यहाँ पर थे जो बुरे बैक्टीरिया, यहाँ पर थे तो दिख रहे थे, आराम से दिख रहे थे चीज़ों को, वहाँ पर जो बैक्टीरिया घुस रहे थे, यहाँ पर ये क्या करते हैं, आकर के छुप गए हैं। तो कोली क्लीन क्या करता है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये गहराई होती है, इसको ये फैलाता है, यानी इसको फैलाएगा, और इसके अंदर ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं इनको लात मार मार के बाहर भगाएगा। ठीक है, जो अंदर घुस गए बैक्टीरिया है इनको लात मार मार के बाहर भगाएगा। और जिस रास्ते से ये घुसते कैसे हैं आप जानते हैं, लीकी गट जिसे बोलते हैं, लीकी गट इसमें दिखाया हुआ है ना, ये देखिए लीकी गट जैसे इस रास्ते से घुसे हुए हैं ना, सर्जरी टूट गई है, यानी कि जो सिलाई थी इसकी टूट गई एक तरीके से। तो इस सिलाई को वापस, यानी कि इसको तो निकाल के बाहर कर दिया इसने, पोलीक्लीन ने इसको फैलाया, जो घुसे हुए थे यहाँ पे कोने में, इसको फैलाया उसने, आंतों में जा करके इसको फैलाया और यहाँ से मार के बाहर कर दिया। अब जिस रास्ते से ये लोग घुसे थे उस रास्ते की सर्जरी करने काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, ये करता है आपका सर्जिका। जो सर्जिका मेडिसिन है ये इसकी सिलाई कर देती है। तीसरा, जो यहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाने का काम क्या कौन करता है, अल्ट्राबैक्टर। तो ये अल्ट्राबैक्टर, कोलीक्लीन और सर्जिका, ये तीनों प्रोडक्ट मिल करके आपके आंत को एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं, यानी कि क्या नाम जो है मजबूत डिफेंस सिस्टम देते हैं। जैसे मान लीजिए अब कैसे काम करते हैं इसको आप उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि कोई किला है, ये किला है, मान लीजिए ये किला है, यहाँ पर कुछ पहरेदार हैं, लेकिन जो दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं वो मान लीजिए उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद में पहरेदार जो थे वो उनको रोक नहीं पाए, ये सैनिकों की संख्या कम थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि हमला कर करके घुस गए और उन्होंने क्या किया कि दीवार तोड़ दी, किले की दीवार तोड़ दी और कुछ अंदर भी घुस आए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या यहाँ पर देख रहे हैं, संख्या बुरे बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 वहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया भेजने पड़ेंगे। अच्छे बैक्टीरिया कौन भेजेगा, आपका अल्ट्राबैक्टर भेजेगा। वहाँ का माहौल ऐसा बनाना है जिससे कि जो पहले से लोग थे घायल पड़े हुए थे वो फिर से क्या नाम जो है रिपेयर हो जाए, फिर से जिंदा हो जाए। जो पहले से सैनिक थे अगर वो घायल पड़े हुए हैं तो वो भी
ठीक ठाक होकर के लाने वापस आ जाएं, तो वो क्या काम करता है, अल्ट्राबैक्टर करता है। अब जो ये यहाँ पर घुस आए हैं, पहले इनको मार मार के बाहर निकालना है। ये काम कौन करेगा, कोली क्लीन करेगा, यानी जो घुस आए इनको मार मार बाहर निकालेगा। और जो दीवार हमारी टूट गई है, यानी कि जो सैनिक घुस आए हैं, दुश्मन के सैनिक अंदर घुस आए किले के, उनको ही तो बाहर निकालना है, उनको बाहर निकालने का काम कोली क्लीन ने किया। और जो दीवार टूट गई है, यानी कि दीवार है, जब तक वो रिपेयर नहीं होगी तब तक तो बड़ी आसानी से फटाफट घुसते चले आएंगे ना, तो इसलिए जरूरी है कि वो दीवार भी हमारी रिपेयर हो। तो ये 3 काम करने होते हैं गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए। तो उस दीवार को रिपेयर का काम करती है सर्जिका मेडिसिन। इसलिए कोलिक्वीन, सर्जिका और अल्ट्राबैक्टर आपको अपने फार्म में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 95% बीमारियां आंत के जरिए आती हैं, उन्हीं के जरिए ही ठीक भी की जा सकती हैं। इसलिए आपको ये तीनों प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर जो कुछ भी आज हुआ है या कल हुआ है उससे संबंधित कोई सवाल हो आपके पास या कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी कोई सवाल ना हो तो क्लोज करते हैं।